हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं NCERT। और NCERT जो हम PGT STAT के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे और अध्याय नंबर 4 का नाम है सांवले सपनों की याद। अभी NCERT कौन सी बुक पढ़ रही हैं? तो क्षितिज भाग 1 की पढ़ रहे हैं हम। NCERT पाठ्य पुस्तक है ये, जो 9th क्लास में लगी हुई है, और इसी का अध्याय नंबर 4 पढ़ रही हैं। तो जो भी PGT STAT के कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की तीनों क्लासेस देख ली होंगी। और क्या कुछ किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है, इनमें से बिल्कुल एक एक लाइन आपको कंठस्थ नहीं करनी है। किस प्रकार से जो STAT में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैंने अभी तक जो 3 वीडियो डाली हैं, तीनों में मैंने बताया है। तो हर एक वीडियो में हम ये सारी बातें नहीं बताएंगे। अगर आज के इस वीडियो लेक्चर से कोई भी कैंडिडेट नया जुड़ता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वैसे फिर उसके बाद आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT STAT 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि लगभग 55 के आसपास मैंने क्लासेस पूरी करवा दी हैं। तो उसे आप बिल्कुल सीक्वेंस से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और क्षितिज भाग 1 की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी प्रतिदिन की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो सांवले सपनों की याद अध्याय नंबर 4 क्षितिज भाग 1 NCERT की बुक से हम पढ़ रहे हैं, और अध्याय नंबर 4 है। और तीसरा अध्याय हमने कल पढ़ा था, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले तो STAT के पेपर के लिए आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो पाठ है ये हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आता है, और इसका जो लेखक है वो कौन है। तो इसके लेखक की हम बात यहाँ करेंगे, क्योंकि लेखक का जीवन परिचय भी दिया हुआ है और कई बार लेखक के जीवन परिचय से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सांवले सपनों की याद जो है वो जाबिर हुसैन ने लिखा है। याद रखना है, जाबिर हुसैन ने लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों बातें बता देती हूँ। मुख्य रूप से आपको जो याद करनी थी, वैसे मैंने फर्स्ट डे होमवर्क दिया था तो वहीं पर आपने याद कर लिए होंगे। सांवले सपनों की याद, इसके लेखक आपसे पूछे तो लेखक सभी के बिल्कुल कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। तो जाबिर हुसैन, तो जाबिर हुसैन इसके लेखक हैं। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है स्टेट में, ये हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से क्या है, यानी कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या निबंध है। यानी कि जो अध्याय नंबर 4 है सांवले सपनों की याद, इसको हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक संस्मरण है। एक संस्मरण है जो डायरी शैली में लिखा गया है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपको संस्मरण ही बताना है। और ये संस्मरण किसने लिखा? जाबिर हुसैन ने लिखा। सांवले सपनों की याद हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आती है ये रचना? तो ये संस्मरण के अंदर है और डायरी शैली में लिखा गया है। अब सबसे पहले ये 3 प्रश्न तो हर किसी को पता होना चाहिए। उसके बाद जाबिर हुसैन का हम जल्दी से जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। और जीवन परिचय में इनकी रचनाएं ही मुख्य रूप से मतलब परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण होती हैं। तो रचनाएं आपको जरूर पता होना चाहिए। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही जागीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रही। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति। तो देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकती, इसलिए एक बार इसे पूरा पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। यानी कि इसकी भाषा शैली के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं कि जाबिर हुसैन जो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इनकी हिंदी रचनाओं में जो अब कौन कौन सी हिंदी भाषा में जो इन्होंने रचनाएं लिखी वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और यही आपके परीक्षा में पूछने लायक हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? जो आगे हैं, जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, लोगा, एक नदी रेत भरी।
तो कोई ज़्यादा रचनाएं नहीं है, 1 2 3 4 5 रचनाएं हैं। तो ये आप पांचों ध्यान में रखना, ज़्यादा भी नहीं रटो। तो आपको इतना पता होना चाहिए, अगर पेपर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि किस कवि की रचनाएं वैसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि आप नहीं चाहते कि एनसीईआरटी से जो 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से हमारा एक भी गलत हो, तो इन्हें याद कर लेना। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। तो देखो, लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभव, यानी कि राजनीति क्षेत्र में भी इन्होंने, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विधानसभा के सदस्य चुने गए ये, तो ये राजनीति में भी इनका योगदान था और समाज में भी इनका योगदान था। अब राजनीति और समाज में जो इनका अनुभव रहा, अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को ही इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई। मतलब इन्होंने, जो काफ़ी चर्चित लोग थे या जो संघर्ष करने वाला इंसान था या कोई विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी था, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, कुछ लिखा और उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई, मतलब उनके द्वारा लिखी गई। देखो, ये भी एक डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है, सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। देखो बच्चों, हमने ना ये स्टार्ट तो कर दी है एनसीईआरटी, लेकिन आप ना वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम देखने वाले 100-200 बच्चे तो जुड़े, 200-250 बच्चे तो जुड़े, ताकि पढ़ाने का भी मन करे। और अब मैं बिल्कुल प्रॉपर पूरे तरीके से मैंने बना रखा है कि मुझे एनसीईआरटी पूरी करवानी है। और आज चौथे लेसन पर पहुंच चुके हैं, 8 अध्याय इसमें टोटल है, फिर उसके बाद हम इसका काव्य खंड पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी आपको पूरा करवाना है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मुझे वहाँ से पता चल जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि 5-10 बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं, छोड़ना ना भी वीडियो बनाई तो क्या ही हो जाएगा। तो मेरे ना ऐसे मन में आने लग जाते रहे कि आपको पता है सर्दी का मौसम है, तो बाहर धूप में बैठने का सभी का मन करता है और वीडियो रूम के अंदर बनानी पड़ती है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि सभी को पता चल जाए कि हाँ, SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जो है ये NCERT PGT एस्टेट के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया गया है और हिंदी साहित्य भी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार हमारे साथ कम से कम 500-600 बच्चे जुड़े हुए थे और मुझे नहीं लगता, काफ़ी सारे बच्चे अभी तक एक्टिव थे, लेकिन जो ये एस्टेट का नोटिस आया पोस्टपोन का, उसके बाद सारे निष्क्रिय से हो गए हैं। और ऐसे निष्क्रिय होने से ना एस्टेट क्वालिफाई नहीं होगा। आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। तो अब बस जमकर एक बार वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए। तो इसमें से कौन सी बातें हैं? प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। 3 बातें मैंने आपको बताई, तीनों बातें आपको नोट कर लेनी है। पाठ का नाम, इसके लेखक का नाम और साथ में ये किस विधा के अंतर्गत आता है। तो देखो, ये जो सांवले सपनों की याद लेसन है, इसमें एक व्यक्ति है पक्षी विज्ञानी और उसका नाम है सालिम अली, जिसे पक्षियों का मतलब प्रेमी भी कहा जाता है। सालिम अली को पक्षियों से काफ़ी प्रेम करते थे, पक्षी प्रेमी सालिम अली के बारे में बताया है। और जो जाबिर हुसैन थे, उन्होंने ये संस्मरण डायरी शैली में लिखा। और कब लिखा? जैसे ही सालिम अली की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद इन्होंने ये लिखा। कब लिखा? 1987 में। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेकर लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। यानी कि जब सालिम अली जी की मृत्यु हो जाती है तो इनके मन में जो दुख, अवसाद मतलब जो दुख था, निराशा थी, उसको लेकर इन्होंने क्या किया, एक रचना की और रचना का नाम था सांवले सपनों की याद। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया। ध्यान से देखना, संस्मरण क्या होते हैं? संस्मरण शब्द जो है ये स्मृति से बना है। स्मृति होती है हमारी याद, यानी कि हमारी याद जो उनके साथ कुछ बिताए हुए इनके पल होंगे, उसके आधार पर या इन्होंने जो रचनाएं लिखी जाती है, जो स्मृति पर अपनी याददाश्त के आधार पर जो रचना लिखी जाती है पीछे के बारे में, तो उसे संस्मरण कहते हैं।
ठीक है। और इन्होंने, लेखक ने इसमें क्या है, स्मरण करते हुए, सालिम अली का स्मरण यानी कि उसका याद करते हुए और व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यह भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली जो है दिल को छू लेती है। अब देखो हम अपने पाठ को शुरुआत करते हैं और पाठ की जो पंक्तियां हैं आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। ऐसा ना हो कि आपकी पीजीटी एग्जाम में कोई पंक्ति दे दे और आप उसे पहचानने में आपको दिक्कत हो कि ये किस लेसन में से है। ठीक है, तो मैंने 4 बातें आपको प्रमुख रूप से बताई। अध्याय का नाम आपको पता है, इसके लेखक का नाम फिर आपको पता है, विधा के दृष्टिकोण से क्या है, ये एक संस्मरण है। उसके बाद मैंने बताया कि इसके लिखने के पीछे का जो उद्देश्य है वो मैंने बताया कि इसमें इन्होंने सालिम अली जो पक्षियों का अरे क्या बोलते हैं उसको, वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, उसके ऊपर ही इन्होंने लिखा है। तो ये भी पता है इसमें। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार, सुनहरे परिंदों, परिंदों होता है पक्षी, के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर, सुनहरे परिंदों, परिंदों मतलब पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम मतलब हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मतलब ये वही है कि उनके मन में दुख था, जाबिर हुसैन के मन में सालिम अली को लेकर। तो हुजूम क्या होता है, भीड़, यानी कि भीड़ या जन समूह मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रही हैं सालिम अली, नहीं भाई एक मिनट, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक नहीं कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रही हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाई, लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब यही है भाई, सही है, जो उसके मृत्यु के अंतिम क्षणों के बारे में ही इन्होंने बताया है इन पंक्तियों में। ठीक है, और इनकी मृत्यु के विषय में ही लिखा है। और उनकी जो अंतिम यात्रा के समय उनके जनाजे के साथ एक बहुत बड़ा समूह चल रहा था ना, और समूह में सबसे आगे आगे आप सभी को पता है उसी को लेकर जाते हैं सारे, और पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में, उसके शव यात्रा का जो बोझ उठाए हुए थे ना, उन्हीं के बारे में इन पंक्तियों में बताया गया है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन था, मतलब ये उनकी आखिरी यात्रा थी संसार में। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो ज़्यादा इसमें कुछ समझाने का नहीं है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कह रहा कि एक बार जो वहाँ पर पहुँच गया उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता, चाहे कोई उससे कितना ही प्यार प्रेम करता हो। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मतलब यहाँ पर जाबिर हुसैन जी अपने विचार बता रहे हैं और उसे भी पक्षी ही कह रहे हैं, सालिम अली को भी। मुझे नहीं लगता कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशार भी झरना ही होता है। झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो वो सालिम अली थे वो हर एक चीज़ को, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, झरना हो, सभी को एक इंसान की नज़र से देखते थे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्रशंसा पूछा है। और एहसास की ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो मतलब सालिम अली के बारे में बता रही हैं अब यहाँ पर। और मिथक होता है
पुरानी कथाओं का तत्व, यानी कि जो नवीन स्थितियों में नए मिथक का एक हम थोड़ा सा झूठ से भी ले लेते हैं इसका मतलब, या ये होता है कि पुरा कथाओं का तत्व, ठीक है, जिनका मतलब पुराने समय में उसका मतलब कुछ और था और नए समय में उनका अर्थ कुछ और है। ऐसे ही एक व्यक्ति की अब हम बात करेंगे, सालिम अली जी की। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक मतलब ये जो शोक नहीं कहते हम, जो शौकीन होता है शोक, वो वाला ये शोक है। ये शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, ठीक है। कब माखन से भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने भू भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। तो यहाँ पर एकदम से कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहा है। और हेलो भाई, यहाँ से तो मैंने एक बार ना वीडियो को पॉज कर दिया था और मैं खुद नहीं समझ पा रही, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और यहाँ से मैं ऑन करना भूल गई थी, ठीक है। तो मैं अब अंदाजे से यहाँ से बता रही हूँ, शायद मैं यहीं पर थी। वृंदावन के बारे में, यहाँ पर कृष्ण जी के बारे में जो कवि है जाबिर हुसैन है, वो अनुभूति इसके बारे, जो जाबिर हुसैन जी की अनुभूति है वृंदावन को लेकर और भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर जो उन्होंने अनुभव किया उसी का, क्योंकि इस पाठ का नाम ही संस्मरण है और संस्मरण सारा अपनी अनुभूति के आधार, अपनी स्मृति के आधार पर ही लिखा जाता है। तो ये उनके बारे में बता रहे हैं और अब मैं पूरा वो पढ़ा के चली गई और लास्ट में देखा कि यहाँ से मैंने ऑन ही नहीं किया था, तो थोड़ा सा अब मैं अंदाजे से बता रही हूँ। लेकिन कोई आज भी, शायद मैंने यहीं से इसे ब्लॉक किया होगा, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बहती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब यहाँ पर कवि जो है श्री कृष्ण जी का अनुभव कर रहा है, वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य को अनुभव कर रहा है और उसके बारे में ही अपने विचार रख रहा है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण जी। और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि वृंदावन कभी कृष्ण जी की बांसुरी के जादू से खाली हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अब कह रहा है कि मिथकों की दुनिया में, मिथक होता है पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ वहन करता है, ठीक है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र, कह रहा है कि मिथकों की इस दुनिया में हम कुछ भी बात करने से पहले हम एक उस आदमी के बारे में नज़र डाल लेते हैं। आदमी कौन? सालिम अली। कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, मतलब शती मतलब उसकी उम्र अभी 100 वर्ष के आसपास पहुंचने वाली थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। मतलब जो ये पक्षी प्रेमी थे सालिम अली और पक्षियों की तलाश में, इनके जो आंखों पर हमेशा दूरबीन लगी रहती थी, ये पक्षियों को देखते रहते थे, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते रहते थे और कह रहे हैं कि पक्षियों के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते थे जिनके कारण इनका शरीर कमज़ोर हो गया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कह रहा है कि जिन आंखों की रोशनी से वो पक्षियों की हिफाजत करते थे और पक्षियों की तलाश करते थे, वो रोशनी अंतिम समय में उनकी मृत्यु तक भी उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर, ध्यान रखना वर्ड वाचर किसके बारे में कहा है? सालिम अली के बारे में कहा है। तो वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा। बर्ड मीन्स पक्षी, ठीक है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, ठीक है, प्रकृति को अपने घेरे में
बांध लेता है। क्षितिज होता है कि जहाँ पर देखो आप जब किसी ऊंचाई पर चढ़कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आसमान दिखाई देगा और यहाँ धरती, और दोनों ऊपर आसमान और नीचे धरती दोनों आपको मिलते हुए से दिखाई देंगे, तो उस जगह को कहते हैं हम क्षितिज। तो क्षितिज तक फैले जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को, कह रहे वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी है। उन्हें लगता था कि इस प्रकृति के अंदर एक हंसती खेलती दुनिया है, मतलब जिसे हम लोग क्या करते हैं, केवल इंसानों को ही देखते हैं, प्रकृति को देखते ही नहीं। इस प्रकृति में पशु पक्षी पेड़ पौधे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर भी एक अलग ही दुनिया खेलती रहती है। और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, मतलब ये दुनिया केवल सालिम अली को दिखाई देती थी। इसके गढ़ने में उनका जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी उनकी मदद पहुंचाई थी। मतलब तहमीना कौन थी? उनकी जीवन साथी थी, उनकी पत्नी। और तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। मतलब इतने प्रकृति प्रेमी थे, इतने पक्षी प्रेमी थे, पशु प्रेमी थे ये, कि केरल के अंदर जो साइलेंट वैली थी, जो राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली हवा के कारण प्रदूषित हो रही थी, तो उसको लेकर ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास पहुंच गए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब ये वो पहले नेता थे जिन्होंने प्रकृति के उस सौंदर्य को नष्ट होते हुए उस सौंदर्य को पहली बार इन्होंने महसूस किया था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी थी। मतलब चौधरी चरण सिंह जी समझ गए थे कि किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है? जो अब यहाँ पर लेखक जो है प्रश्न कर रहा है कि ना सालिम अली है ना चौधरी साहब है, तो अब प्रकृति को कौन बचाएगा दूषित होने से? कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन है? अब कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब यहाँ पर लेखक जो है चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है कि अब कोई ऐसा व्यक्ति उसे दिखाई नहीं देता है जो इस प्राकृतिक सौंदर्य को बचा सके। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं कि सालिम अली के आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं फॉल ऑफ ए स्पैरो नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये सालिम अली की है। और मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद, मतलब ये भी एक पक्षी प्रेमी थे। अब लेखक कह रहा है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने पत्नी फ्रिडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। कह रहे कि जैसे ही D.H. लॉरेंस की मृत्यु होती है उसके बाद कुछ लोग फ्रिडा लॉरेंस मतलब उनकी पत्नी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने पति के बारे में कुछ कहे। तो इस पर देखना कितना अच्छा जवाब देती है फ्रिडा लॉरेंस। तो फ्रिडा चाहती है तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। फ्रिडा लॉरेंस, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं लॉरेंस के बारे में क्या बताऊंगी, तुम मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानते हैं, मेरे पक्षी ही उनके बारे में बहुत कुछ बता देंगे, मैं कैसे उनके बारे में बता पाऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ये पक्षी प्रेमी थे, किस हद तक थे। भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। मतलब वो लोग खुद से ज़्यादा अपने पक्षियों पर विश्वास रखते हैं और उनका मतलब है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते या ना हो, लेकिन जो हमारे पक्षी हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब एक बार क्या था, उनकी एयर गन से एक जो गौरैया थी वो घायल होकर गिर जाती है। तो इन्होंने क्या किया, उस गौरैया की वजह से उन्हें जिंदगी के अनेक नए नए रास्तों की तरफ लेकर गई। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक होता है साधारण, जिंदगी का एक प्रतिरूप सा बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं, वो एक अथाह सागर के रूप में उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी, यायावर होता है घूमने वाला, मतलब जो बहुत ज़्यादा घूमता है, यायावरी घूमते रहने की प्रवृत्ति। तो ये अनेक शब्दों में एक शब्द में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि घूम घूम बहुत ज़्यादा घूमने वाला, तो उसके लिए यायावर। ठीक है। और यायावरी से परिचित है उन्हें महसूस होता है कि जो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लगाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। अब कह रहे हैं कि हे सालिम अली, तुम कह रहे हैं कि वो बहुत से लोग जो दूरबीन लगाकर पक्षियों की खोज में चले गए हैं, क्या वो लौट आएंगे? खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे? अब ऐसा ही प्रश्न एक करता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं सालिम अली के बारे में बात करते करते, और फिर कहते हैं कि सालिम अली तुम लौट आओगे ना। तो ये एक पक्षी था, एक मतलब अध्याय था, और इसमें जो अभिव्यक्ति के माध्यम से, रचना और अभिव्यक्ति के माध्यम से, तो यहाँ पर एक प्रश्न यही दिया हुआ है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो भाई आप पर्यावरण को बचा सकते हैं, पशु पक्षियों की सहायता करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है। और फिर इसमें ऐसा कोई और प्रश्न है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे गणना। गणना तो आप सभी को पता है, बनाना। हुजूम मैंने बता दिया था, एक जन समूह या भीड़। वादी होता है घाटी, और सौंधी होता है सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, सौंधी महक। देखो मिट्टी में जब शुरुआत में कई बार बारिश आती है तो शुरू शुरू में बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसे सौंधी महक कहते हैं। पलायन, दूसरी जगह चले जाना। नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक या साधारण। हरारत, उष्णता या गर्मी। और उसके बाद है आबशार, ये बता दिया था, निर्झर या झरना। और मिथक है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। ठीक है। शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्ष का समय। अब थोड़ी सी बातें यहाँ पर सालिम अली जी के बारे में, ये वैसे मैंने बता दिया था। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1996 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचित किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसके एक हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। और D.H. लॉरेंस ये 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और संगन संबंध भी थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हैं। वे ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, और अध्याय हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों फिर से लेकर आएंगे अध्याय नंबर 5 के साथ कल के वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक बार जमकर शेयर कर दें। आपके जो फ्रेंड्स सोए हुए हैं, जो एस्टेट की तैयारी कर रहे थे, उनके पास भी आप एक बार ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।